नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दक्षिण भारत की तेलंगाना यात्रा के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बना ये एआरओ हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा संरक्षण भवन कोड यानी ईसीबीसी मानदंडों के अनुरूप बने इस अनुसंधान संगठन केंद्र का मकसद विमानन समुदाय को एक वैश्विक अनुसंधान मंच प्रदान करने के साथ ही अनुसंधान के लिए व्यापक प्रयोगशाला क्षमताओं का निर्माण करना है। वहीं पीएम मोदी तेलंगाना में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। पीएम जिस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें NH 161 के 40 किलोमीटर लंबे कांडी से रामसनपल्ले खंड को 4 लेन बनाना शामिल है। इससे हैदराबाद और नांदेड़ के बीच यात्रा का समय करीब 3 घंटे तक कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री NH 167 के 47 किलोमीटर लंबे मिर्यालानुगुड़ा से कोडाद खंड को 2 लेन करने का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री NH 65 के 29 किलोमीटर लंबे पुणे हैदराबाद खंड को 6 लेन में बदलने की परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 6 नए स्टेशन भवनों के साथ साथ सनतनगर मौला अली रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम घाटकेसर लिंगमपल्ली से मौला अली सनतनगर के बीच पहली MMTS ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ये पाइपलाइन पारादीप रिफाइनरी से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और अच्युतापुरम के साथ ही विजयवाड़ा और तेलंगाना में हैदराबाद के पास मलकापुर के डिलीवरी स्टेशन तक पेट्रोलियम उत्पाद का सुरक्षित और किफायती परिवहन सुनिश्चित करेगी। तेलंगाना के साथ साथ प्रधानमंत्री ओडिशा के भी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं तेल और गैस, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री पारादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मोनो एथिलीन ग्लाइकोल परियोजना, पारादीप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाने वाली 344 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही देश के पूर्वी तट पर आयात बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए पारादीप में 0.6 MMTPS LPG आयात सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री NH 49 के सिंगरा से बिंजाबहल खंड पर 4 लेन की सड़क, NH 49 के बिंजाबहल से तिलेईवानी खंड पर 4 लेन की सड़क, NH 18 के बालासोर झारपोखरिया खंड पर 4 लेन की सड़क और NH 16 के तांगी भुवनेश्वर खंड पर 4 लेन की सड़क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीखोल में चंडीखोल पारादीप खंड की 8 लेन की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री रेलवे के आधुनिकीकरण और नेटवर्क विस्तार के लिए कई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें 162 किलोमीटर लंबी बंसापानी दैतारी तोमका जखपुरा रेल लाइन शामिल है। यह लाइन मौजूदा यातायात सुविधाओं को विकसित करने के साथ साथ क्योंझर जिले से निकटतम बंदरगाहों और इस्पात संयंत्रों तक लौह और मैग्नीज अयस्क के कुशल परिवहन की सुविधा भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कलिंगा नगर में कॉनकोर कंटेनर डिपो का भी उद्घाटन करेंगे। नरला में इलेक्ट्रिक लोको परियोजिकल ओवरहॉलिंग वर्कशॉप और बघुआपाल में रखरखाव सुविधाओं की भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। पीएम अपनी यात्रा में नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री IREL लिमिटेड के ओडिशा साइंस कॉम्प्लेक्स में 5 MLD क्षमता वाले समुद्री जल अलवड़ीकरण संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। कल रात वे औरंगाबाद के संभाजीनगर पहुंचे हैं। अमित शाह आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और लोकसभा कोर कमेटी की बैठक करेंगे। आज की बैठक में अमित शाह सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बात कर सकते हैं।
इसके साथ ही अकोला, जलगांव और छत्रपति संभाजी नगर में अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। बीजेपी की अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर हैं। आज जेपी नड्डा चिकोड़ी के किवाड़ ग्राउंड में जेपी नड्डा दोपहर में बेलगावी में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद शाम में बुद्धिजीवी वर्ग के साथ उनका संवाद होगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 14 सड़क परियोजनाओं और एक रोपवे के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 4 दिवसीय दक्षिण कोरिया और जापान की आधिकारिक यात्रा आज से शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आधिकारिक रूप से 2 दिन कोरिया की राजधानी सोल में रुकेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री के साथ 10वीं भारत रिपब्लिक ऑफ कोरिया ज्वाइंट कमीशन बैठक में हिस्सा लेंगे। वह कोरिया के शीर्ष अधिकारियों, विचारक समूहों और भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। दक्षिण कोरिया के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 6 से 8 मार्च तक टोक्यो में रहेंगे। यहां 16वीं भारत जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता के दौरान भी सेमीकंडक्टर पर चर्चा होने की संभावना है। बातचीत में रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, हाई स्पीड रेल, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री समकक्ष के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी बात होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नौसेना बेस कारवार में 2 प्रमुख तटबंधों और नौसेना के अधिकारियों व रक्षा क्षेत्र के असैन्य कर्मियों के लिए 320 निवास गृहों और 7 आवासीय भवनों का उद्घाटन करेंगे। वर्ष 2024 में नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण आज शुरू हो रहा है। इस बार यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसका पहला चरण समुद्र में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन दोनों विमानवाहक पोतों को देखने के लिए समुद्र में उतरेंगे जो भारतीय नौसेना की ट्विन कैरियर ऑपरेशंस संचालित करने की क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। यह सम्मेलन वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो नौसेना के कमांडर्स के लिए समुद्री सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक गतिविधियों, परिचालन और प्रशासनिक मामलों पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से एक मंच के रूप में कार्य करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडर्स को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ व भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के प्रमुखों के अलावा नौसेना के कमांडर्स के साथ भी सामान्य राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल सुनिश्चित रखने में तीनों सेनाओं के सम्मेलन पर चर्चा होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नई दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के फाइनल का उद्घाटन और 6 मार्च 2024 को समापन समारोह का आयोजन होगा। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन युवाओं की आवाज राष्ट्र के परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त बने इस विषय पर आधारित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक संकट को लेकर कहा कि कांग्रेस के झूठे वादे उनके नेताओं पर अब भारी पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लालू यादव के प्रधानमंत्री पर किए गए परिवारवादी तंज को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के युवा है मोदी का परिवार और देश की 140 करोड़ जनता है उनका परिवार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा। शाम 5 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। खबरों के अनुसार मंत्रिमंडल में 6 विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल के हालात से परेशान होकर आज अपना इस्तीफा सौंपेंगे। न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने रविवार को अपने त्यागपत्र की घोषणा की थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु जेल में कुछ कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के मामले में छापेमारी की है। एजेंसी बेंगलुरु समेत 7 राज्यों में 17 स्थानों पर छापे मार रही है। बेंगलुरु पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन के राज्यसभा के लिए चुने जाने का जश्न मनाते हुए विधानसौध में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने का आरोप है। एक निजी प्रयोगशाला ने वीडियो का विश्लेषण किया, जिसमें पाकिस्तान समर्थक नारे सुनाई दिए। वहीं नसीर हुसैन ने कहा है कि उनके अनुयायियों ने नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उन्होंने किसी भी पाक समर्थक नारे को सुनने से भी इनकार कर दिया था।
पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके प्रभाव से बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू हो सकता है। वहीं हिमालय क्षेत्र में आज से बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। आज जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक मौसम बदल सकता है। अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत पूर्वोत्तर में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले 1-2 दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण आज से 2 दिवसीय पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग और ऑडिट की गुणवत्ता कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्तंभ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अपना उद्घाटन संस्करण आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माल एवं सेवा कर अधिकारियों से प्रणालीगत खामियां दूर करने और बेहतर करदाता सेवाएं देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को कहा। मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य और केंद्रीय जीएसटी संरचनाओं के प्रवर्तन प्रमुखों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि व्यापक राष्ट्रीय हित में राज्यों के बीच निर्बाध समन्वय की जरूरत है। उन्होंने उभरती सर्वोत्तम गतिविधियों को साझा करने की भी वकालत की। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म को किया लॉन्च। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे 7% की ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल सकेगा। सरकार ने नेशनल कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 44,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि ENCAL के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को त्रैमासिक 3,600 मीट्रिक टन की सीमा के साथ 44,400 टन प्याज का किया निर्यात। प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.8% रहेगी। इस आधार पर भारत की विकास दर दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक संपन्न देशों के संगठन G20 में सबसे ज्यादा रहने की संभावना जताई। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक स्टार्टअप सॉलिड का प्लान था, कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। मूडीज की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के विकास दर को लेकर वह अपने अनुमान को 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि भारत G20 देशों में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी रहने वाला है। केंद्र ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि कोयला मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल बिजली विकास निगम लिमिटेड को कोयला खदानों की नीलामी में भाग लेने से गैरकानूनी रूप से रोक दिया था। सरकार के मंत्रियों ने गूगल और प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप के विभिन्न स्टार्टअप के साथ कई बैठकें की। हालांकि प्ले स्टोर शुल्क भुगतान मुद्दे का कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया। भारतीय रिजर्व बैंक ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के 53 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विलय सौदे को मंजूरी दी।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि विलय की प्रभावी तिथि इस साल 1 अप्रैल होगी और फिनकेयर एसएफबी की सभी शाखाएं उस दिन से एयूएसएफबी की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। आयकर विभाग ने कहा कि जिन करदाताओं के मामले इस सत्यापन योजना के तहत चिन्हित किए गए हैं वे आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न 31 मार्च तक कर सकते हैं दाखिल। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और परियोजनाएं विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। एनटीपीसी ने कहा कि प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी से पैदा होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा यूपीआरबी-यूएनएल के नवीकरणीय उत्पादन दायित्वों को पूरा करेगी। ओडिशा सरकार ने 4066 करोड़ रुपए के निवेश की 22 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दिल्ली मेट्रो की अहमियत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पेश अपने 2024-25 के बजट में दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपए तय किए। दिल्ली वित्त मंत्री आतिशी ने साल 2014 के बाद से हर रोज सफर करने वाले मेट्रो यात्रियों की संख्या 24 लाख से बढ़कर 60 लाख से अधिक होने का हवाला दिया। स्वीडन की प्रमुख रक्षा कंपनी साब ने कहा कि वह अगले साल तक हरियाणा स्थित संयंत्र में प्रसिद्ध कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणालियों का उत्पादन शुरू कर देगी। कंपनी साब को इस बड़ी परियोजना के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी मिली है। कंपनी नए विनिर्माण संयंत्र की मालिक है और कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार का उत्पादन करेगी। इजरायल हमास के बीच पिछले 5 महीने से चल रहे युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने चिंता जताई। रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमने युद्ध में मारे गए नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा की है, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत का समझौता न करने वाला रुख रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। यूरोपीय संघ ने एक बार फिर से रूस के अलेक्सी नवलिन की मौत की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की अनुमति देने का आह्वान किया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूरोपीय संघ के राजदूत लोटे नोटसन ने यूरोपीय संघ और कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूक्रेन सहित 16 अन्य देशों की ओर से यह आह्वान किया। नोटसन ने कहा कि हम रूसी विपक्षी राजनेता अलेक्सी नवल्नी की मौत से नाराज हैं, जिसके लिए अंतिम जिम्मेदारी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी अधिकारियों की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा कर रहे बीजिंग के आक्रामक रवैये और गैरकानूनी गतिविधियों का मुकाबला और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए सभी पड़ोसी देशों के पास एकजुट होने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह गया। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे मार्कोस ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने फिलीपींस पर दक्षिण चीन सागर में भड़काऊ कार्रवाई करने और बीजिंग की क्षेत्रीय संप्रभुता एवं समुद्री हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। कैरेबियाई देश हैती की सरकार ने देश में 72 घंटे की इमरजेंसी की घोषणा की है। एक हफ्ते से जारी हिंसा को देखते हुए आपातकाल लगाने का फैसला किया गया। राष्ट्रपति लुइस अबिनाडर ने कहा कि देश कभी भी शरणार्थी शिविर स्थापित करना स्वीकार नहीं करेगा। लुइस अबिनाडर ने यह भी कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि हैती के साथ सीमा पर शांति का स्तर बनाए रखा जा सके। अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कम से कम 39 लोगों की जान चली गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। आपदा प्रबंधन मंत्रालय के प्रवक्ता जनान सईद ने कहा कि बर्फबारी के कारण हजारों जानवर भी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि बर्फबारी और बारिश में 637 आवासीय घरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। फ्रांस ने ऐतिहासिक रूप से अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल कर लिया है। फ्रांस दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। गर्भपात विरोधी समूहों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। दोनों सदनों ने विशेष संयुक्त वोट के दौरान सांसदों और सीनेटरों ने मिलकर 780 वोटों से इस बिल का समर्थन किया। वहीं 78 वोट इसके विरोध में पड़े। पाक की एक अदालत ने लाहौर में
शादमान चौक का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक भगत सिंह के नाम पर रखने के संबंध में अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर 3 शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के अनुरोध संबंधी याचिका पर पंजाब की प्रांतीय सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है। भारत की पुरुष और महिला टेबल टेनिस टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने अपनी विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ये पहला मौका है जब भारत ओलंपिक में टेबल टेनिस के टीम इवेंट में हिस्सा लेगा। टीम इवेंट की शुरुआत 2008 के बीजिंग ओलंपिक से हुई थी। तमिलनाडु और मुंबई के बीच खेले गए रणजी सेमीफाइनल को मुंबई ने पारी और 70 रन से जीत लिया। तमिलनाडु की टीम अपनी दूसरी पारी में 162 रन ही बना सकी। पैट कमिंस को आईपीएल 2024 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बनाया गया है। कमिंस एडन मार्करम का स्थान लेंगे। डेवन कॉनवे आईपीएल के पहले हाफ में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कॉनवे ने अपने बाएं हाथ के अंगूठे की फ्रैक्चर के बाद सर्जरी करवाई है। बेंसियर्स क्राइस्टचर्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। वैन विल का स्थान लेंगे, जो हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर हो गए थे। राफेल नडाल को एक प्रदर्शनी मैच में कार्लोस अल्कराज के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी अल्कराज ने 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके नडाल को टाई ब्रेकर में हराया। केटी बोल्टर ने अपना पहला WTA 500 खिताब जीता। केटी ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सैन डिएगो ओपन के फाइनल में जीत दर्ज की। स्पेनिश लीग उस वीडियो की जांच कर रही है जिसमें विनीशियस जूनियर के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का आरोप है। यह घटना रियल मैड्रिड और वैलेंसिया के बीच खेले गए मैच की है। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के दूसरे लेग में आज बायर्न म्यूनिख और लाजियो आमने सामने होंगे। बायर्न की टीम अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है और पिछले 5 में से सिर्फ एक मैच में जीत दर्ज कर पाई है। लाजियो ने चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले लेग में बायर्न के खिलाफ जीत दर्ज की थी। अब लाजियो की कोशिश दूसरे लेग में भी जीत दर्ज करने की रहेगी। एशियन चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में अल अइन ने अल नस्ल को 1-0 से हरा दिया। अब दूसरे लेग में अल अइन के पास बढ़त रहेगी। आर्सेनल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में लगातार 7वीं जीत दर्ज की। आर्सेनल ने शेफील्ड यूनाइटेड को 6-0 से मात दी। सेरी आ में इंटर मिलान ने जेनोआ पर जीत दर्ज की। ये लीग में इंटर की लगातार 9वीं जीत है। इस जीत के साथ इंटर ने सेरी आ के शीर्ष पर 15 अंक की बढ़त बना ली है। 2024 पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के आधिकारिक पोस्टर लॉन्च कर दिए गए हैं। इन पोस्टर्स में पेरिस के ऐतिहासिक स्मारक और खेलों से जुड़ी सुविधाओं को दर्शाया गया है। आर्टिकल 370 ने तीसरे हफ्ते में कदम रखा। फिल्म आर्टिकल 370 ने 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1.75 करोड़ रुपए का सिंगल डे पर बिजनेस किया। बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के बाद सालार के मेकर्स इसके दूसरे भाग लाने की तैयारी में हैं। फिल्म के सीक्वल की शूटिंग अप्रैल में शुरू होगी। ग्रामीण परिवेश की सुंदर सी कहानी पर आधारित फिल्म लापता लेडीज को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। लापता लेडीज ने 4 दिनों में कुल 4.28 करोड़ रुपए कमाए। निर्माता विपुल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन फिल्म द केरल स्टोरी के बाद अब अपनी आगामी फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी को लेकर चर्चा में है। 5 फरवरी को रायपुर में फिल्म की ट्रेलर को जारी किया जाएगा। अजय देवगन की आगामी फिल्म मैदान सिनेमाघरों में आने को तैयार। फिल्म के ट्रेलर को 7 मार्च को रिलीज किया जाएगा। अभिनेता कुणाल खेमू फिल्म मडगांव एक्सप्रेस से बतौर निर्देशक डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा। डीफेक और डाटा के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित फिल्म इराह का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 अप्रैल को होगी रिलीज। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।